छोटा नागपुर प्लेटू ये इंडिया का एक इम्पोर्टेंट प्लेटू है, जहाँ पे इंडिया के मेटलिक और नॉन मेटलिक दोनों तरह के मिनरल मिलते हैं। और इस प्लेटू की खास बात, यहाँ पर हमारा सबसे ज्यादा इंडिया के जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है या बेसिक इंडस्ट्री है, आयरन इंडस्ट्री और साथ में कोल इंडस्ट्री, उसका भी डेवलपमेंट छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास हुआ है। और ये पार्ट किसका है? ईस्टर्न प्लेटू का। ईस्टर्न प्लेटू का एक पार्ट है, उसी का हिस्सा है। छोटा नागपुर प्लेटू का जो डिवीजन हमें मिलता है, एक जब नॉर्थ साइड जाते हैं तो वहां पर हमें इसका प्लेटू मिलेगा जिसे हम कहते हैं हजारीबाग प्लेटू। हजारीबाग ये हमें मिलेगा नॉर्थ साइड। उसके बाद साउथ में जब हम जाते हैं तो वहां पे हमें दिखता है रांची, जो झारखंड की कैपिटल भी है, रांची प्लेटू। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट साइड हमें राजमहल। ये तीन चीजें हमें दिखती है, नॉर्थ ईस्ट में राजमहल, साउथ में रांची। इन तीनों से मिलके छोटा नागपुर प्लेटू का डेवलपमेंट हुआ है। और रांची के प्लेटू और इसके बीच से एक रिवर जाती है जिसे हम कहते हैं दामोदर रिवर। और ये रिवर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोल के लिए। इस रिवर में, दामोदर में, कोल बहुत ज्यादा मिलता है। और इस दामोदर रिवर के आसपास के बेसिन में ही कोल वाली जो माइनिंग है उनका डेवलपमेंट भी हुआ है। और हजारीबाग प्लेटू से जो इसकी हिल है, सबसे ऊंची हिल है, वो है पारसनाथ, जो छोटा नागपुर की भी एक इंपॉर्टेंट हिल है। पारसनाथ एक गुरु थे जो धार्मिक रिलीजन से जुड़े हुए हैं, उन्हीं के नाम पे इस पीक का नाम रख दिया पारसनाथ। और ये जो रांची है, रांची के प्लेटू से जो झारखंड की कैपिटल है रांची, वहीं से एक रिवर होके जाती है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा रिवर ये इंपॉर्टेंट रिवर है किसकी? रांची की और साथ में झारखंड की। स्वर्ण रेखा रिवर, और इस रिवर पर एक वाटरफॉल भी बनता है जिसको हम कहते हैं हुंड्रू वाटरफॉल। वाटरफॉल जो स्वर्ण रेखा के ऊपर बनता है उसे हम कहते हैं हुंड्रू वाटरफॉल। और उसके बाद जो राजमहल है, वहां पर एक हिल दिखेगी जिसका नाम है डालमा हिल। तो ये तीनों चीजों में जो हमें छोटा नागपुर प्लेटू में दिखते हैं, इसके बेस पे हम लोग एक तरीके से छोटा नागपुर को देखते हैं। अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो ये मान लीजिए एक लैंड है, इसके नॉर्थ वाली साइड हमें ये वाला पार्ट हजारीबाग, इधर साउथ वाले में रांची प्लेटू, और नॉर्थ ईस्ट में इधर वाले में राजमहल। ये ऐसे जाता है। हजारीबाग और रांची से होते हुए एक इंपॉर्टेंट रिवर जो ईस्टर्न पार्ट की है, दामोदर, वो रिवर पास होती है और आगे बंगाल तक जाती है, जो कोल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया में जो सबसे ज्यादा कोल मिलता है वो बिटुमिनस टाइप का मिलता है।
सेकंड क्वालिटी का कोल होता है। सबसे ज्यादा क्वालिटी का जो कोल होता है वो होता है एंथ्रेसाइट, जिसमें सबसे ज्यादा किस बेस पे हम देखते हैं कि भाई अच्छी क्वालिटी का कोल है, अगर उसमें कोल की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा हो एज कंपेयर टू अदर, एस की कंपैरिजन, जो राख होती है उसकी कंपैरिजन, तो उसे बेस्ट क्वालिटी। एंथ्रेसाइट में 95% से ज्यादा कोल होता है और 5% बस एस होता है, राख होती है, इसलिए वो बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है। और उसके बाद जो सेकंड क्वालिटी का कोल होता है वो होता है बिटुमिनस, जिसमें 70% के आसपास आपको कोल मिलेगा, कार्बन, और उसके अलावा आपको एस मिलेगी। इंडिया में जो सबसे ज्यादा क्वालिटी का कोल मिलता है वो है बिटुमिनस। एंथ्रेसाइट इंडिया के कुछ एरिया में मिलता है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन वहां से निकालना बहुत मुश्किल है, हिमालय के बिल्कुल नीचे है, तो उसमें खुदाई करना हमें बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है, इसलिए इंडिया ज्यादातर अपना कोल बिटुमिनस टाइप का करता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम 30% एस, राख बहुत होती है और इससे पॉल्यूशन होता है। और ज्यादातर इंडिया का जो कोल है वो इस छोटा नागपुर प्लेटू से निकाला जाता है, और इस छोटा नागपुर प्लेटू पर एक लैंड का डेवलपमेंट हुआ है जिसे हम कहते हैं पैट लैंड। हुआ क्या कि इस एरिया में जब फिजिकल और केमिकल चेंज, बारिश हुई, कभी टेम्परेचर राइज हुआ, लोगों के द्वारा भी डेवलपमेंट हुई, तो उस वजह से कुछ उबड़ खाबड़ सी लैंड डेवलप हो गई, ऐसे कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस प्लेटू में डेवलप हो गई। इसी लैंड को हम क्या कहते हैं, पैट लैंड। मतलब एक बिल्कुल सरफेस फिक्स नहीं है, इसका फ्लैट सरफेस नहीं है, थोड़ा उबड़ खाबड़ टाइप का है, इस वजह से यहाँ पर पैटलैंड का डेवलपमेंट हुआ है। और इस छोटा नागपुर प्लेटू का अगर हम देखें कि भाई किस किस स्टेट में पड़ता है, तो अगर हम स्टार्ट करें तो बिहार आपको दिखेगा नॉर्थ में, उसके साथ झारखंड जो पहले बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था वो दिखता है, झारखंड के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल, इन सब एरियाओं में हमें डेवलप दिखाई देता है, और उसके नीचे झारखंड, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, ये स्टेट है जहां पर डेवलपमेंट हुआ है। और छोटा नागपुर प्लेटू में चाहे इंडिया का कोल हो, आयरन हो, वो सारी चीजें मिलती है। जैसे झारखंड में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फेमस प्लेस है हजारीबाग के पास ही, जिसका नाम है जमशेदपुर। जमशेदपुर इंडिया का एक इंडस्ट्रियल सिटी है, जहां पर स्टील और आयरन ओर की बहुत सारी इंडिया की इंडस्ट्री डेवलप है। और रतन टाटा जी के जो पिताजी थे जमशेद जी टाटा, उन्होंने पहली बार यहाँ पे आयरन और इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ। ये इंडियन वाले नहीं, पहले ब्रिटिश लोगों ने बहुत सारे रिसोर्स यहाँ से निकाले, और ये सारा पार्ट पहले बंगाल का पार्ट हुआ करता था, और ब्रिटिश ने सबसे ज्यादा कंट्रोल जिस एरिया पे किया वो था बंगाल। पर उस टाइम उन्होंने बहुत सारा कोल, बहुत सारे आयरन वो कोलकाता पोर्ट का यूज करके लंदन लेके गए। तो छोटा नागपुर प्लेटू का उन्होंने अपने फायदे के लिए काफी ज्यादा यूज किया, और वो लोग यूज करते थे वाटर ट्रांसपोर्ट, इस वजह से ज्यादा आयरन ओर। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम की बात क्या है, इस एरिया के पास इतने ज्यादा रिसोर्स होने के बावजूद भी छोटा नागपुर प्लेटू के जो लोग हैं वो सबसे बैकवर्ड है इंडिया में। उसका रीजन इन माइनिंग और नॉन मेटेलिक चीजों का जो फायदा है वो इन लोगों को नहीं हुआ, खनन माफियाओं को हुआ। बहुत सारे लोगों ने इलीगल तरीके से चीजें निकाली, बहुत सारी गवर्नमेंट ने जो रिसोर्स निकाले उसमें भी करप्शन हुआ, इन लोगों को फायदा नहीं हुआ। और साथ में ही जब इनके जंगल या फॉरेस्ट को काटा गया तो यहाँ पर पॉल्यूशन भी फैला,
जब आप किसी लैंड को काटोगे या तोड़ोगे तो आप देखोगे जहां से आयरन निकलता है या कोल निकलता है, वहां की लैंड बिल्कुल बेकार हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है। तो इस वजह से इस एरिया में इन लोगों को एग्रीकल्चर करने में भी दिक्कत होती है। तो ये इसका एक नेगेटिव चीज है कि भाई इतने सारे रिसोर्स होने के बावजूद ये वाला एरिया सबसे ज्यादा बैकवर्ड है। और वहीं इसी एरिया में हमारी सेकंड सिविलाइजेशन मौर्य एम्पायर भी डेवलप हुआ, क्योंकि मौर्य एम्पायर को यहाँ से आयरन मिला और आयरन के थ्रू उन्होंने अच्छे हल बनाए, एग्रीकल्चर डेवलप की। आयरन के थ्रू उन लोगों ने वेपन बनाए, अपनी आर्मी एक अच्छी तैयार की। इस वजह से वो महाजनपदा में जो 15 महाजनपद थे उनको जीत पाए। लेकिन सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि रिसोर्स का यूज कैसे किया गया है। अभी यहाँ पे रिसोर्स का बहुत अच्छे से यूज नहीं किया है, इस वजह से लोगों में इनइक्वालिटी काफी ज्यादा है। कुछ लोगों के पास बहुत पैसा, कुछ के पास कम पैसा, इस एरिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ। और कुछ लोग मिर्जापुर में आपने देखा होगा, कालिन भैया जैसे माफिया लोग जो गलत तरीके से इन रिसोर्स का मिसयूज किए, इस वजह से भी दिक्कत हुई। और इस रिसोर्स को लेकर ही झारखंड बिहार से अलग हुआ। झारखंड ने बोला कि हमारे पास इतना रिसोर्स है, हमारे लोग ज्यादातर ट्राइब हैं, उसके बावजूद भी हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो हमें बिहार के साथ नहीं रहना, हमें एक अलग स्टेट चाहिए। तो उसके बाद झारखंड को अलग स्टेट मिला। तो ये सारा हमारा छोटा नागपुर प्लेटू। और छोटा नागपुर प्लेटू के जस्ट नीचे, आप इसके नीचे जो देखोगे, छोटा नागपुर प्लेटू के नीचे की तरफ जो बेसिन है, इस बेसिन को हम क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ बेसिन। छत्तीसगढ़ बेसिन इसके नीचे ही आता है। और छत्तीसगढ़ बेसिन की भी खास बात, कोल बहुत ज्यादा मिलता है। और छत्तीसगढ़ बेसिन का जो डेवलपमेंट हुआ है, ये कैसे हुआ है, डिप्रेशन की वजह से। हमारे अर्थ के ऊपर बहुत सारे पार्ट कभी ऊपर कभी नीचे जाते रहते हैं। जब इंडियन प्लेट हिमालयन वाली प्लेट टकराती है यूरेशियन प्लेट से, जब कन्वर्जेंट प्लेट होता है, उस टाइम इस वाली प्लेट पर भी कुछ ना कुछ प्रेशर पड़ा, और इस प्लेट पर प्रेशर पड़ने की वजह से ये जो बेसिन वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ चला गया डिप्रेशन की वजह से। और डिप्रेशन की वजह से छत्तीसगढ़ बेसिन का डेवलपमेंट हुआ। छत्तीसगढ़ बेसिन से बहुत सारी इंपोर्टेंट रिवर जाती है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसका नाम छत्तीसगढ़ बेसिन है, मतलब छत्तीसगढ़ के आसपास हो। ये मेनली पाया जाता है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन दो स्टेटों में आपको छत्तीसगढ़ बेसिन दिखेगा। और छत्तीसगढ़ बेसिन की खास बात, यहाँ से एक फेमस रिवर है जिसका नाम है महानदी। महानदी यहाँ से निकलती है और जो एक तरीके से डिवाइड करती है, एक तरफ छोटा नागपुर प्लेटू, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ बेसिन, इन दोनों के बीच जो डिवीजन करती है उसी को हम कहते हैं महानदी। तो छत्तीसगढ़ बेसिन ऐसे, ये वाला मान लेते हैं हमारा छोटा नागपुर प्लेटू, इसके जस्ट नीचे ये वाला जो पार्ट है ये है छत्तीसगढ़ बेसिन। और इसका डेवलपमेंट छत्तीसगढ़ प्लस उड़ीसा, इन दो स्टेटों में छत्तीसगढ़ बेसिन का डेवलपमेंट हुआ है। और ये छोटा नागपुर का जो सबसे साउथ में यहाँ पर रांची प्लेटू, इससे थोड़ा सा नीचे की तरफ पड़ता है। और इसके जस्ट नीचे दंडकारण्य, जो ईस्टर्न का एक और पार्ट है, जिसे हम कहते हैं दंडकारण्य। कार्निया
प्लेटू, इसका डेवलपमेंट हमें दिखता है। तो छत्तीसगढ़ बेसिन हमारे लिए एक तो यहाँ से इंपोर्टेंट रिवर इंडिया की, जिसे हम कहते हैं महानदी, जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होते हुए बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है। और इस महानदी बेसिन में ही एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं गोंडवाना, और हमने देखा भी था जब वैगनर ने बताया था, तो इंडियन जो फ्लैग थी वो गोंडवाना लैंड का पार्ट थी, साउदर्न हेमिस्फीयर में थी। इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़े हुए थे। तो गोंडवाना लैंड से जुड़ी होने के कारण और बहुत पुरानी होने के कारण इस डिप्रेशन वाले पार्ट में जब बहुत सारे प्लांट, एनिमल के फॉसिल फ्यूल डिपॉजिट हो गए, तो कुछ टाइम बाद यहाँ पर कोल, ये सारी चीजें डेवलप हुई। इसलिए महानदी वाला जो पार्ट है वो हमें कोल से काफी ज्यादा रिसोर्स यहाँ पे मिलते हैं। और महानदी होने की वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर भी अच्छी डेवलप होती है। तो ये वाला एरिया छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के लिए एग्रीकल्चर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एग्रीकल्चर और रिसोर्स होने की वजह से यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज्यादा है, पर किलोमीटर ज्यादा लोग रहते हैं क्योंकि उन्हें रिसोर्स अवेलेबल है। इसलिए इस छत्तीसगढ़ बेसिन की पॉपुलेशन डेंसिटी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों में काफी ज्यादा दिखती है। और फिर उसके नीचे दंडकारनिया जो हमें दिखाई देता है, और इसमें उड़ीसा, कई स्टेट आपको दिखेंगे, एक तो उड़ीसा, इस स्टेट में दंडकारनिया होता है, साथ में छत्तीसगढ़, कई बार आप लोगों से मैच करने के लिए आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंक्लूडेड इन दंडकारनिया प्लेटू या छोटा नागपुर प्लेटू। तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि कौन कौन से एरिया में होता है। तो जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल जोन होंगे वो भी इन प्लेटुओं और माउंटेन के आसपास दिखाई देंगे। उसके अलावा महाराष्ट्र, इसके अलावा तेलंगाना, जहां पर तेलंगाना प्लेटू पड़ता है, और उसके अलावा आंध्र प्रदेश। इन सब के आसपास वाले जोन में जो एरिया पड़ता है इसे दंडकारनिया का एरिया कहते हैं। और यहाँ पर एक खास बात, यहाँ पर भी बहुत सारे मिनरल्स हमें मिलते हैं, आयरन ओर मिलता है, आयरन ओर की बहुत सारी चीजें हैं। विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश का एक इंपोर्टेंट पोर्ट है, वहां से हम बहुत सारा आयरन ओर यहाँ से माइनिंग करके जापान को सेंड करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो आयरन साथ में कोल, ये एरिया भी यहाँ पे मिलता है। और यहाँ से गोदावरी, जिसे साउथ की गंगा कहा जाता है, उसकी एक इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी जिसका नाम है इंद्रावती, इंद्रावती रिवर भी दंडकारनिया प्लेटू से निकलती है, जो इसकी ट्रिब्यूटरी है गोदावरी। गोदावरी को साउथ की गंगा कहा जाता है क्योंकि वहां की सबसे बड़ी नदी क्या है, गोदावरी। तो ऐसे हमें ईस्टर्न पार्ट में तीनों चीज दिखेंगी। और आप जब मैप देखोगे तो आपको वहां पे भी दिखेगी। एक बार मैं मैप में दिखाता हूँ। ये वाला पार्ट छोटा नागपुर वाला है, इधर वाला ऊपर की तरफ हमने देखा हजारीबाग प्लेटू, नीचे की तरफ ये क्या है, रांची प्लेटू, और इधर वाला पार्ट राजमहल। हजारीबाग और रांची से आपको दामोदर रिवर, रांची के प्लेटू से ये वाली स्वर्ण रेखा रिवर जो हुनरू वाटरफॉल बनाएगी, और इस वाले पार्ट में आपको बहुत सारे इंडिया के सिटी डेवलप दिखेंगे जहां पे आयरन और साथ में कोल, उसका डेवलपमेंट हुआ है। इसके जस्ट नीचे जब आप आगे की तरफ जाओगे तो आपको छत्तीसगढ़ बेसिन दिखेगा।
छत्तीसगढ़ बेसिन और उसके साथ साथ हमें दंडकारण्य का प्लेटू, ये छोटा नागपुर प्लेटू के बाद इधर वाला नीचे वाला झिझक, यहाँ पे आपको महानदी दिखाई देगी जो काफी ज्यादा फेमस है। इधर माउथ ऑफ महानदी, ये आपको दिख रहा होगा, बे ऑफ बंगाल में महानदी गिरती है भुवनेश्वर के पास, जो कैपिटल है किसकी, उड़ीसा की। और इसके नीचे ये वाला जो पार्ट है ये है दंडकारण्य, जो हमने देखा कि भाई यहाँ से एक गोदावरी की इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी इंद्रावती भी निकलती है। तो ईस्टर्न वाला पार्ट इंडिया के लिए रिसोर्स के लिए भी, साथ में एग्रीकल्चर के लिए भी और हमारे लोगों के डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट। लेकिन यहाँ पर सब में एक कॉमन प्रॉब्लम है, डिफॉरेस्टेशन काफी ज्यादा हुआ। तो जब भी आप माइनिंग करते हो तो सबसे पहले फॉरेस्ट या जंगल को काटना पड़ता है। तो जब हमने इन रिसोर्स के लिए जंगल को काटा तो उसके बाद ट्राइबल लोगों को दिक्कत हुई, और इसी वजह से इस वाले एरिया में आप लोगों ने सुना होगा नक्सलवाद। नक्सलवाद एक मूवमेंट है जो यहाँ के ट्राइबल लोगों ने किसके अगेंस्ट किया, गवर्नमेंट के अगेंस्ट। हुआ क्या, जब 1947 में हम लोगों को फ्रीडम मिली तो उसके बाद इस एरिया में भी बहुत सारी चीजें डेवलप हुई, लेकिन कुछ माफिया लोगों ने और कुछ पुलिस वालों ने मिलके यहाँ के रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन किया। सारे रिसोर्स अपने हाथ में ले लिए, लेकिन यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिला, उल्टा उन्हें जंगल से, घर से बाहर निकाल दिया। और ट्राइबल लोगों के लिए जल, जंगल और जमीन यही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। और इस वजह से जब उनको निकाल दिया तो उन लोगों को लगा कि ये देश हमारा नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और उन सब लोगों ने अपने फायदे के लिए इन ट्राइबल लोगों को काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट किया। और उसके बाद फिर बंगाल से स्टार्ट हुई नक्सलिज्म की। नक्सलिज्म एक एरिया था, वहां पे पुलिस वालों ने कुछ ट्राइबल लोगों को मारा और ट्राइबल लोगों ने बदले में पुलिस वालों को उड़ा दिया, और वहीं से शुरुआत हुई नक्सलिज्म की। और नक्सलिज्म एक थॉट है जो चाहता है कि भाई जो हमारा एरिया है, जल, जंगल, जमीन, उस पर हमारा हक हो। लेकिन अब धीरे धीरे ये सारी चीजें बहुत कम हो गई हैं, क्योंकि सरकार ने यहाँ पे ध्यान दिया है। पहले हमारी गवर्नमेंट इतनी एक्टिव नहीं थी, लेकिन नक्सलिज्म को देखते हुए सरकार एक्टिव हुई, और यहाँ पर हम 2 तरीके की स्ट्रेटेजी चलाते हैं। एक हम यूज करते हैं सॉफ्ट पावर। जो लोग नक्सलिज्म में चले गए, गवर्नमेंट उससे बोलती है ठीक है हमसे गलती हुई है लेकिन हम वापस भी आ गए। तो जो लोग नक्सलिज्म को ज्वाइन कर लिए वो वापस आ जाएं, किसमें, मेन स्ट्रीम में। और अगर वो मेन स्ट्रीम में वापस आ जाएंगे तो उन लोगों को कुछ नहीं कहा जाएगा, उनके बच्चों को नौकरी भी मिलेगी। तो एक तरफ सरकार ने सॉफ्ट पावर का यूज किया कि भैया आप लोग छोड़ दो, ज्वाइन करो मत करो नक्सलिज्म को। दूसरी तरफ सरकार ने हार्ड पावर का यूज किया, जो लोग मान नहीं रहे थे उनके खिलाफ हार्ड पावर यूज की। तो नक्सलिज्म में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ईस्टर्न एरिया में कुछ वायलेंट वाली एक्टिविटी। तो नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए सरकार ने एक तो सॉफ्ट पावर, भैया नॉर्मली आप लोग आ जाओ, दूसरा हार्ड पावर, जो आते नहीं है। सॉफ्ट पावर के लिए यहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोले गए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज नक्सलिज्म को अगर न्यू लोग नहीं मिलेंगे, मतलब यूथ लोग अगर उसको ज्वाइन नहीं करेंगे तो नक्सलिज्म ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। लेकिन यूथ लोग कब ज्वाइन नहीं करेंगे, जब उनके पास एम्प्लॉयमेंट होगी, एजुकेशन होगी, या और कोई तरीका होगा कि वो उस काम में लग जाए। तो सॉफ्ट पावर के लिए सरकार ने यहाँ पर एजुकेशन को डेवलप किया। एजुकेशन का एक मॉडल यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस हुआ, एकलव्य मॉडल। एकलव्य मॉडल, इस एकलव्य मॉडल को एक आईएएस अधिकारी थे ओपी चौधरी, उन्होंने डेवलप किया। ओपी चौधरी ने क्या किया कि भाई यहाँ पर जो लोग हैं उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब बच्चा 8th के बाद निकलता है तो उसके बाद ना तो स्कूल है, ना उसे ये पता है कि मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन वही दूसरी तरफ नक्सलिज्म वाले उन्हें ऑफर देते हैं कि अगर आप हमें ज्वाइन करते हो तो हम तुम्हें इतना देंगे, तुम्हारी फैमिली को इतना देंगे। तो इसलिए बच्चा वहां जाता है।
तो उन्होंने क्या किया, एकलव्य एक ट्राइबल व्यक्ति थे, आप लोगों को पता है, जिन्होंने अंगूठा दान कर दिया था। तो ऐसे ही इन्होंने एकलव्य मॉडल स्कूल बनाया, और इस स्कूल में हॉस्टल भी है, और साथ में गवर्नमेंट पूरी कोशिश करती है कि उन बच्चों की जॉब लग जाए, और उनकी फैमिली से कोई पैसा नहीं ले रहा था, ये पूरा फ्री होता है। और धीरे धीरे जब यहाँ का बच्चा पढ़ेगा तो इंडिया के संविधान के बारे में जानेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेगा, और जब उसकी इनकम बिना लड़े आ सकती है, तो कोई भी फैमिली चाहेगी क्या कि उसका बच्चा कहीं लड़ने जाए और फिर उसको सेना मार दे या कोई भी मार दे, तो कोई नहीं चाहेगी। तो जब इनको ऑप्शन मिला तो बहुत सारे बच्चे एकलव्य मॉडल के थ्रू एजुकेशन में आ गए। तो पहला तो हमने ये किया, और दूसरा और लोगों को हमने बोला भैया आप लोग प्यार से सरेंडर कर दो, हम आपके ऊपर से सारे केस हटा लेंगे, कुछ 1-2 महीने की आपको सजा होगी, आप रिफॉर्म करना, हम आपको जॉब भी दिलवाएंगे। सरकार ने उन्हें गवर्नमेंट जॉब भी दिलवाई, और जो लोग उसके बावजूद भी नहीं माने, तो सरकार ने यहाँ पे हार्ड पावर का यूज किया कि भाई उन लोगों को हमको खत्म करना है। और इसके लिए हमने अपनी बहुत सारी पैरामिलिट्री फोर्स उनका यूज किया, बीएसएफ जैसे होती है, सीआरपीएफ जो होती है, इन सब का हम लोगों ने यूज किया है इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो अब नक्सलिज्म ज्यादातर खत्म हो चुका है, वरना 2008 के आसपास नक्सलिज्म बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, तब उन्होंने पहली बार एक बार स्टेटमेंट दी थी कि हमें पाकिस्तान या चाइना से भी ज्यादा खतरा नक्सलिज्म से। तो उस टाइम ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन थी हमारे लिए, और नक्सलिज्म का एक पूरा कॉरिडोर डेवलप हुआ पड़ा था, जिसे हम कहते थे रेड कॉरिडोर। और ये रेड कॉरिडोर स्टार्ट होता था आंध्र प्रदेश से और जाता था नेपाल तक। आंध्र प्रदेश से होते हुए ईस्टर्न वाले जो पार्ट है, यहाँ से होते हुए छोटा नागपुर प्लेटू, उसका रीजन क्या होता था, क्योंकि इन नक्सलिज्म वालों को फॉरेस्ट में छुपने का मौका मिलता, और ये लोग उसको मार देते थे जो कोल करने आता था या कोल लेने आता था, और इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा खून बहता था, इसलिए इसको कहा जाता था रेड कॉरिडोर। एंड फिर उसके बाद गवर्नमेंट के प्रोसेस के थ्रू और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में एक नई सेना बनी, जिसमें ट्राइबल लोगों को ही शामिल किया गया, उनको ट्रेनिंग दी गई, क्योंकि ट्राइबल लोग एक दूसरे के ट्राइबल को बहुत अच्छे से जानते हैं। और यहाँ पर एक सेना बनी जिसका नाम था ग्रीन हंट, और ये लोग उन्हीं से बनाए गए लोकल लोगों से बनाई गई एक पुलिस थी, उन लोगों को जॉब दिया गया और इनको नक्सलियों के खिलाफ खड़ा किया। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में ये मॉडल काफी ज्यादा फेमस, और फिर धीरे धीरे हमारे देश से नक्सलिज्म खत्म हो। लेकिन आगे हमारी गवर्नमेंट को ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि स्टेट का इतना ज्यादा फेलियर नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग उनके रिसोर्स पर कब्जा कर लें, क्योंकि ये लोग भी हमारे ही हैं, बस हम लोगों से कुछ गलतियां हुई हैं, उसका एक रिजल्ट ये निकला है। तो हमें आगे कोशिश करनी चाहिए कि इन चीजें ना हो। लेकिन अब नक्सलिज्म जो मूवमेंट है वो थोड़ा भटक भी चुका है, क्योंकि उसके जो लीडर है कई बार अपने ही लोगों को मारने लगता है। अब उनका पर्पज ये नहीं है कि हमारे जल जंगल जमीन चाहिए, हमारे राइट चाहिए, अब उनका पर्पज हो गया नहीं, हमें इस राइट से कोई मतलब नहीं, हमें अपनी पावर चाहिए। और एक टाइम ऐसा था ये लोग फ्रौती भी लिया करते थे, और इवन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो आईएएस ऑफिसर होता था डीएम, उससे ज्यादा पावर छत्तीसगढ़ में इन लोगों की हुआ करती थी। और कोई भी नया यूथ बच्चा छत्तीसगढ़ या उड़ीसा का कैडर ही नहीं लेता, उसे डर लगता था कि नक्सली लोगों ने पकड़ लिया तो हमारी तो वैसे ही जान चली गई, इसलिए वो ज्वाइन ही नहीं करते। तो ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पे काफी ज्यादा होती है। लेकिन अब सिचुएशन काफी अच्छी हो चुकी है, जब से एकलव्य मॉडल स्कूल आया तब से। साथ में गवर्नमेंट की जो 2 लेवल पे स्ट्रेटेजी है, 2 prong जो स्ट्रेटेजी है, एक तरफ सॉफ्ट पावर, दूसरी तरफ हार्ड पावर, जिससे भी नक्सली लोग आना चाहते हैं वापस, उनको वापस लिया जाता है, और जो वापस नहीं आते उनको न्यूट्रलाइज किया जाता है और उनके खिलाफ कैंपेन चलता है। तो ये हमारा ईस्टर्न पार्ट। आप लोगों से वैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है। गिव सम इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ईस्टर्न प्लेटू ऑफ इंडिया with its economic, social and political impact on Indian economy।
इंडियन इकोनॉमी के ऊपर इसका सोशल पॉलिटिकल क्या इम्पैक्ट पड़ा उसके बारे में जानना है। तो ये ईस्टर्न पार्ट के बारे में ऐसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ में आपको यहाँ पे नक्सलिज्म जो मूवमेंट है उसको भी बताना है, जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे खत्म हो गया, अब आपको नहीं दिखेंगे। बस्तर, दंडेवाड़ा ये कुछ फेमस एरिया थे जहां पर काफी ज्यादा नक्सली लोग एक्टिव थे, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट की जो डेंसिटी थी वो ज्यादा थी, तो ये लोग छिप के वार करते थे, जैसे गुरीला युद्ध कहते हैं। ये सामने से वार करते तो दिक्कत होती, और हमारे साथ प्रॉब्लम क्या थी, आर्मी या सेना हम लोग भेज नहीं सकते क्योंकि अपने लोग हैं, तो अच्छा नहीं लगता कि अपने लोगों पे हम लोग आर्मी या सेना का यूज करें। इसलिए सरकार ने अलग से पैरामिलिट्री फोर्स डेवलप की, जो ना आर्मी का हिस्सा है ना पुलिस का है, उसके पास इतनी ट्रेनिंग है कि आर्मी वालों की तरह लड़ सकती है, और उतना उनके पास रिसोर्स दिया जाता है। ईस्टर्न प्लेटू के बाद जो अगला हमारा पार्ट पड़ता है वो नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। हमने जब हिमालय के बारे में जाना था तो नॉर्थ ईस्ट के सारे एरिया को कंट्रोल किया था, हमने बोला कि भाई ये वाला भी पार्ट है, बस एक को छोड़ा था जिसका नाम था प्लेटू ऑफ मेघालय, प्लेटू ऑफ मेघालय। प्लेटू ऑफ मेघालय पेनिनसुलर इंडिया का ही पार्ट है, बट यहाँ पर एक डिप्रेशन बनने की वजह से, जैसा डिप्रेशन हमने छत्तीसगढ़ बेसिन में देखा, उस डिप्रेशन की वजह से ये वाला पार्ट मेनलैंड इंडिया से अलग हो गया। इसलिए मेघालय के प्लेटू का डेवलपमेंट हुआ। यहाँ पर जो हमने देखा था राजमहल, जो छोटा नागपुर का एक हिस्सा है, और इस मेघालय में 3 पीक आपको दिखेंगे, गारो, खासी, जैंतिया। ये सब वहां की ट्राइब भी हैं, गारो, खासी, जैंतिया, ये यहाँ की ट्राइब है। उन ट्राइब के नाम पे ही इस मेघालय प्लेटू का नाम रखा गया। तो मेघालय प्लेटू में ये 3 पीक शामिल है, इन तीनों से मिलके ही मेघालय के प्लेटू का डेवलपमेंट हुआ है। वही सिचुएशन जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है, उस वजह से यहाँ पे बेसिन का डेवलपमेंट हुआ, और डिप्रेशन की वजह से ये गैप बन गया। और डिप्रेशन वाले पार्ट में कुछ पार्ट वेस्ट बंगाल का, कुछ पार्ट बांग्लादेश का, ये सब एरिया आता है। और इस वाले एरिया को हम क्या कहते हैं, राजमहल गारो गैप। छोटा नागपुर से राजमहल उठाया, मेघालय के प्लेटू से गारो उठाया, तो इसको एक नाम से जाना जाता है, राजमहल गारो गैप, इस नाम से इसे जाना जाता है। एक और इसका नाम जो वेस्ट बंगाल में काफी ज्यादा फेमस है, उसे कहते हैं मालदा गैप, मालदा गैप। तो कई बार पूछा जाता है कि भाई राजमहल गारो गैप क्या है, तो राजमहल गारो गैप डिप्रेशन की वजह से इंडियन प्लेट जब चली तो एक बेसिन डेवलप हुआ, उस वजह से इंडियन पेनिनसुला का एक प्लेटू, जिसे मेघालय का प्लेटू कहते हैं, वो इंडियन पेनिनसुला से अलग हो गया। और नीचे की तरफ यहाँ पर आप देखेंगे गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सारी रिवर इस वाले एरिया में गिरती है, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश वाली साइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्लोप थोड़ा सा डाउनवर्ड है, इस वजह से ये गिरती है। और वो बेसिन जो बना है डिप्रेशन की वजह से, उस वजह से यहाँ पे होती। और इसी वजह से यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया मिलता है जिसे हम कहते हैं सुंदरवन, सुंदरवन। वर्ल्ड में 36 के आसपास बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब जहां पे सबसे ज्यादा एनिमल और प्लांट की स्पीसीज मिलती हैं। उन 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में से 4 इंडिया में है, और 4 में से एक पार्ट सुंदरवन फॉरेस्ट का है, जहां पर गंगा, ब्रह्मपुत्र, हुगली, इन सब रिवर के द्वारा डिपोजिशन किया जा रहा है। ये नेचर का काम होता है, कहीं पे माउंटेन बनेगा, कहीं पे डिप्रेशन बनेगा,
और फिर रिवर उसको भरने की कोशिश करती है। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये रिवर बहुत सालों से इस डिप्रेशन को भरने की कोशिश कर रही है, और यहाँ पर इनका डेल्टा बनने से सुंदरवन फॉरेस्ट का डेवलपमेंट हुआ। और सुंदरवन फॉरेस्ट में हमें मैंग्रोव वन मिलते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में कभी ना कभी आपने सुना होगा। ये कि ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो सॉल्टी एरिया में होते हैं। ज्यादातर है हम देखेंगे प्लांट सॉल्ट वाले एरिया या कोस्ट के पास नहीं उगते, लेकिन ये मैंग्रोव वन एक पहला प्लांट है जिसे सॉल्ट पसंद है। और उसका रीजन होता है इसके पास ऐसे प्रोसेस हैं जिसके थ्रू ये सॉल्ट को तो बाहर फेंक देता है और उसमें से वाटर को ले लेता है। और मैंग्रोव वन काफी झाड़ियों टाइप के होते हैं, और इनकी वजह से इस एरिया में काफी ज्यादा डेवलपमेंट भी हुआ है कि मैंग्रोव वन से यहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं वो बहुत सारी चीजें निकालते हैं, जिससे इन्हें फायदा होता है कि भाई कैसे इनका जीवन चले। इस मैंग्रोव में ही बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर आप लोगों ने सुना होगा, वो मिलता है। बंगाल की बहुत सारी इकोनॉमी इस मैंग्रोव फॉरेस्ट पे डिपेंड है। ऐसा ही बांग्लादेश में, जो पहले ईस्ट बंगाल हुआ करता था, ये वाला पार्ट भी कहीं ना कहीं मैंग्रोव की वजह से जिंदा है। और मैंग्रोव फॉरेस्ट की एक और बात, यहाँ पे जो प्लांट होते हैं वो एक दूसरे से पास पास होते हैं, बहुत जकड़े हुए। तो इस वजह से जब भी सुनामी आती है या फिर कोई भी और इवेंट होता है, तो कहीं ना कहीं ये मैंग्रोव फॉरेस्ट बचा लेते हैं। किससे? कोस्ट को बचा लेते हैं, ज्यादा तेज वजह से जो वाटर आता है उससे। इस वजह से साइक्लोन और सुनामी का मैंग्रोव फॉरेस्ट वाले एरिया में कम इम्पैक्ट पड़ता है। जब 2004 में सुनामी आई, इंडियन कोस्ट के पास भी आई, और ये सुनामी स्टार्ट हुई थी जापान से, और इंडिया के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और साथ में बंगाल इस वाले एरिया में आई। लेकिन आंध्र प्रदेश वालों ने क्या किया, मैंग्रोव फॉरेस्ट को काट दिया। इस वजह से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, किस चीज का? सुनामी का। लेकिन वेस्ट बंगाल के पास मैंग्रोव फॉरेस्ट थे, इसलिए इनके पास सुनामी का इम्पैक्ट कम पड़ा, क्योंकि मैंग्रोव फॉरेस्ट की जड़ें बहुत ज्यादा मजबूत होती है। और इन्होंने कहीं ना कहीं उस वेव के जो स्पीड थी उसको रोक दिया, और साथ में ये सॉइल इरोजन को भी रोकती है। तो इसलिए मैंग्रोव फॉरेस्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि भाई यहाँ की चीजों को डेवलप किया जाए, यहाँ के रिसोर्स को बचाया जाए, और ये मैंग्रोव फॉरेस्ट उसी का काम करते हैं। और सुंदरवन वाला जो एरिया जिसको हमने देखा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेघालय में जो खासी आपको दिख रहा है पीक है, यहाँ पर वर्ल्ड की सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है। यहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है मौसिनराम। खासी के पास एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है चेरापूंजी। खासी में एक डिस्ट्रिक्ट मिलेगा जिसका नाम है चेरापूंजी। चेरापूंजी में एक शहर है मौसिनराम। ये शहर वर्ल्ड का सबसे ज्यादा वाटर रिसीव करने वाला शहर है। यहाँ पर 250 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है एनुअली, और पूरे साल ज्यादातर बारिश होती रहती है। और उसका रीजन होता है मानसून आना और मानसून के वापस जाते टाइम। होता क्या है, जो इसकी गारो खासी जयंतिया की जो हिल है, इनका स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये लोग कीप के अकॉर्डिंग है। कीप, या आप लोगों ने कभी टायर के नीचे जो हवा भरने के लिए टीप यूज की जाती है उसकी तरह होता है। और ये लोग क्या करते हैं, मानसून की विंड को ट्रैप कर लेते हैं, मतलब जाने ही नहीं देते, और क्लाउड को यहीं पे फोर्स करते हैं कि आप लोग बार बार यहीं बारिश। इसलिए खासी वाले पार्ट में काफी ज्यादा बारिश होती है। और उसका रीजन
यहाँ पर कीप वाला स्ट्रक्चर होने की वजह से, और ये मानसून को ट्रैक कर लेते हैं अपने उसमें, इसलिए यहाँ पे बारिश होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, लोगों ने अपने लालच की वजह से, और एक आध पुष्पा नॉर्थ ईस्ट में भी डेवलप हो गया, उन्होंने खासी, गारो और यहाँ के जो प्लेटू हैं वहां के फॉरेस्ट को काटना स्टार्ट कर दिया अपने फायदे के लिए। तो यहाँ पे काफी ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ, और जब डिफॉरेस्टेशन हुआ तो बारिश तो यहाँ पे हुई, लेकिन जो वाटर था वो चला गया, बह के ही चला जाता है, और साथ में यहाँ पर सॉइल इरोजन भी होता है। जो प्लांट होता है वो क्या करता है, रेनफॉल को धीरे धीरे आने देता है लैंड पर, लेकिन जब यहाँ पे प्लांट खत्म हो गए तो जो रेनफॉल थी तेजी के साथ आने लगी। तो इसलिए जो सॉइल का ऊपर वाला पार्ट था जो काफी ज्यादा फर्टाइल होता है वो बह के ही चला गया, इसलिए यहाँ पर सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम, और साथ में ही ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी नहीं हुआ जब प्लांट नहीं हुए। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल होने के बावजूद ये वाला एरिया ग्राउंड वाटर में पानी कम होने की वजह से वाटर क्राइसिस से जूझता है। तो एक थोड़ा कॉन्ट्रावर्शियल चीज है, बिल्कुल एक तरफ हम बोल रहे हैं कि 250 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, नेचुरली यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, लेकिन ह्यूमन मेड एक्टिविटी की वजह से डिफॉरेस्टेशन हुआ, और डिफॉरेस्टेशन की वजह से डिग्रेडेशन हुआ इस एरिया का। इस वजह से ज्यादातर रेनफॉल मिलने के बावजूद इस एरिया में वाटर की प्रॉब्लम रहती है। कभी भी आप जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में तो आपको काफी ज्यादा रेनफॉल दिखाई देगी, लेकिन डिफॉरेस्टेशन की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत हुई, और इस वजह से मेघालय के प्लेटू में वाटर क्राइसिस हमें दिखाई देता है। तो ये इसके बारे में, और एक चीज याद रखना, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से इस एरिया में जो फॉरेस्ट डेवलप होते हैं वो एवरग्रीन फॉरेस्ट। इंडिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट एक तो अंडमान निकोबार में दिखेंगे क्योंकि वहां पे इक्वेटर लाइन जाती है, दूसरे आपको दिखेंगे मेघालय में, और तमिलनाडु में आपको दिखेंगे सेमी एवरग्रीन। तमिलनाडु जो रेनफॉल रिसीव करता है मानसून से नहीं, रिट्रीट ऑफ मानसून, जब मानसून की विंड वापस आती है तो वो बे ऑफ बंगाल से, जिसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून, बे ऑफ बंगाल से क्या लेती है, वाटर रिसीव करते हैं, वाटर रिसीव करके तमिलनाडु की कोस्ट पे बारिश करती है। इस वजह से तमिलनाडु में सेमी एवरग्रीन क्यों, क्योंकि यहाँ के जो ग्रीन फॉरेस्ट है वो अपनी पत्तियां छोड़ देते हैं, जबकि एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या होता है कि अलग अलग टाइम में फॉरेस्ट अपनी पत्तियां गिराते हैं, इसलिए ऊपर से देखने में वो ऐसे लगते हैं जैसे काफी ज्यादा ग्रीन हो, इसलिए मेघालय वाले पार्ट में एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। और जहां पर बारिश ज्यादा होती है तो वहां पर जो सॉइल डेवलप होती है वो भी अलग होती है। तो इस एरिया में जो सॉइल डेवलप हुई है उस सॉइल का नाम है लैटेराइट। लैटेराइट सॉइल वहीं पर डेवलप होती है जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, ऊपर वाली लेयर चली जाती है, और लैटेराइट को हम क्या कहते हैं, ब्रिक सॉइल भी कहते हैं। जो हार्ड वाली लेयर है वो बचती है। तो इंडिया में लैटेराइट सॉइल कहाँ मिलती है, एक तो इधर वाला वेस्टर्न घाट जहाँ पे 250 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, दूसरा मेघालय का प्लेटू। इन दो जोन में हमें लैटेराइट सॉइल दिखाई देती है जो काफी हार्ड रॉक से बनी हुई है। और धीरे धीरे अगर हम लोग यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम को दूर कर दें तो कहीं ना कहीं मेघालय के पठार में जो हमें प्रॉब्लम दिख रही है वाटर क्राइसिस की, वो वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हमें यहाँ पे एक सिस्टमेटिक वे में इनफॉरेस्टेशन को डेवलप करना पड़ेगा, तभी ऐसे, क्योंकि जहां पर रेनफॉल ज्यादा होती है ना वहां पर प्लांट को ग्रो करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि छोटा सा प्लांट होगा, बारिश ज्यादा होगी तो बह के निकल जाएगा। तो यहाँ पर फॉरेस्ट को दोबारा से रिन्यू करना आसान काम नहीं है। और दूसरा, इस एरिया में लैटेराइट सॉइल पाई जाती है। लैटेराइट सॉइल का जो ऊपर वाला लेयर है वो तो पहले से ही चला जाता है, और ऊपर वाले लेयर में न्यूट्रेंट होते हैं, तो इस वजह से न्यूट्रेंट नहीं होते तो प्लांट को जमने में भी टाइम लगता है।
हमें आर्टिफिशियल तरीके से न्यूट्रिएंट देने होते हैं। इसीलिए एक बार अगर एवरग्रीन फॉरेस्ट को उखाड़ लिया गया तो वहां पर फॉरेस्ट डेवलप करना बहुत मुश्किल होता है। चाहे इक्वेटर के पास वाला एरिया हो जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने निकाला, तो वहां पर डिफॉरेस्टेशन की वजह से धीरे धीरे वहां की सॉइल इरोजन स्टार्ट हो गई। यही प्रॉब्लम इंडिया के मेघालय वाले प्लेटू में देखने को मिलती है। तो अगर हमें इसके सॉल्यूशन करना है तो हमें कहीं ना कहीं इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर ये सारी चीजें सही से सॉल्व हों, और यहाँ पर जो हाईएस्ट रेनफॉल होती है उसका हम लोग यूज कर सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू। रेन वाटर हार्वेस्ट में क्या होता है कि हम अपने छत पर ही एक ऐसा पॉन्ड सा बनाते हैं और पाइप के थ्रू जो वाटर होता है वो ग्राउंड वाटर में जाता है। तो वैसे ही पानी बह के नहीं चला जाता कि ओशियन में ही चला जाए, बे ऑफ बंगाल में। वो पानी कहीं ना कहीं हमारे काम में आ जाता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके हम लोग यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, और यहाँ पर तो बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर सभी लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने लगे। जैसे तमिलनाडु में एक इंडिया का ओनली स्टेट जिसमें कंपलसरी है, हर व्यक्ति को जो भी अपना घर बनाता है वहां पर रेन वाटर हार्वेस्ट कंपलसरी है। उसका रीजन होता है तमिलनाडु को सिर्फ रिट्रीट ऑफ मानसून के टाइम रेनफॉल मिलती है। अगर उस टाइम पानी स्टोर नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। गोदावरी और कृष्णा रिवर ऐसी है साउथ इंडिया की जो पूरे साल नहीं बहती, क्योंकि इनके पास ग्लेशियर नहीं है, बस मानसून के टाइम ही बारिश मिलती है। तो उसी टाइम ये सारी लोगों को करना चाहिए। तो अगर हम ये करते हैं तो कहीं ना कहीं इनको फायदा होगा। तो फिर धीरे धीरे यहाँ के एरिया का जो सॉइल का इरोजन हुआ, उसकी वजह से जो फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन हुआ, उसको भी हम लोग कहीं ना कहीं सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर जो पीक मिलती है गारो और खासी के बीच में, वो मिलती है नोकरे। गारो खासी के बीच में एक जो पीक मिलेगी, जो यहाँ की एक हाईएस्ट पीकों में से एक है। अगर हम तीनों को फिर से लिखें कि भाई मेघालय के प्लेटू, इसमें गारो, खासी और जैंतिया। ऐसे ही आप ये भी याद रखना कि यहाँ पे ट्राइब, ये तीनों ट्राइब है। गारो और खासी के बीच क्या मिलती है? नोकरे, एक पीक मिलती है नोकरे गारो खासी के बीच। वही खासी और जैंतिया के बीच क्या मिलती है? सिलोंग। इन दोनों के बीच सिलोंग पीक मिलती है जो यहीं पर रहती है, और माउंट सिलोंगी यहाँ की सबसे ऊंची। और खासी में हमने क्या देखा? चेरापूंजी। चेरापूंजी का नाम आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है चेरापूंजी। और चेरापूंजी में मौसिनराम, जहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। मौसिनराम में बारिश क्यों होती है? उसका रीजन खासी वाले पार्ट का कीट के अकॉर्डिंग होना, और वो ऐसे मानसून की विंड को ट्रैप कर लेता है, बार बार उनसे बारिश कराता है। इस वजह से इस वाले एरिया में काफी ज्यादा बारिश होती है। और क्योंकि ये वाला जो पार्ट है छोटा नागपुर प्लेटू और इससे अलग हुआ है, तो इस वाले एरिया में हमें बहुत सारे रिसोर्स भी मिलते हैं। कोल भी इस एरिया में है, साथ में आयरन भी इस एरिया में है। ये सारे रिसोर्स भी हमें मेघालय वाले पार्ट में मिलते हैं। कोल, आयरन, माइका, जस्ता, ये सारी चीजें मेघालय वाले पार्ट में। लेकिन ये वाला एरिया बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है कि भाई एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है उनका कहीं ना कहीं दिक्कत ना हो, वरना एवरग्रीन फॉरेस्ट एक बार चले गए तो उन्हें उगाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। और हमने देखा भी कैसे लैटेराइट सॉइल की जो ऊपर वाली लेयर है वो चली जाती है, जिसमें न्यूट्रिएंट होते हैं, जब वो लेयर ही नहीं बचेगी तो प्लांट ग्रो करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए एवरग्रीन फॉरेस्ट से इस प्रॉब्लम को हमें जरूर थोड़ा सा दूर करना चाहिए। तो ये हमारे ईस्टर्न वाले पार्ट और नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट जो है उसके पार्ट हो गए। अब हम चलेंगे महाराष्ट्र वाले पार्ट में, जहां पर विंध्यन, सतपुरा, ये सारी चीजें हमें दिखेंगे, जिसे हम कहते हैं प्लेटू ऑफ डेक्कन। तो प्लेटू ऑफ डेक्कन, उसमें हम जो चीजें देखेंगे उसको मैं एक बार दिखा देता हूँ कि क्या क्या प्लेटू ऑफ डेक्कन में आता है।
कई बार आप लोगों से एमसीक्यू में बस इतना ही पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन और प्लेटू इंक्लूड इन प्लेटू ऑफ डेक्कन। तो ये सारी चीजें आपको बतानी है। ऐसे नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है उसमें से कौन सा पार्ट है जो इसके अंदर आता है, हमारे पेनिनसुला के अंदर आता है। तो आप लोगों को मेघालय प्लेटू दिया जाएगा, नागा, साथ में मणिपुर, मिजोरम, ऐसे आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर इन पे बनते हैं। तो अगला जो हमारा है प्लेटू ऑफ डेक्कन, उसके में भी कई सारे पार्ट है, वो हम डीप में कल देखेंगे। बस एक बार मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्या उसमें है। प्लेटू ऑफ डेक्कन, जिसमें सबसे पहले हम लोग प्लेटू ऑफ डेक्कन, ये महाराष्ट्र वाले पार्ट में पड़ता है, जहाँ पे मराठा किंगडम का डेवलपमेंट हुआ, शिवाजी ने यहाँ पे काफी ज्यादा कंट्रोल किया, उसी से जुड़ा हुआ पार्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पे डेक्कन ट्रैप इसीलिए बोला जाता है क्योंकि शिवाजी ने कंट्रोल किया और औरंगजेब को काफी ज्यादा परेशान किया। तो डेक्कन ट्रैप, डेक्कन के ट्रैप में औरंगजेब फंस गया। आगे इसमें प्लेटू ऑफ कर्नाटका, जिसमें बेंगलोर का प्लेटू, साथ में मेघालय का प्लेटू, प्लेटू ऑफ बेंगलोर, साथ में मैसूर किंगडम, वो सारी चीजें। फिर उसके बाद आंध्रा प्लेटू, जिसमें हम एक तो देखेंगे तेलंगाना का प्लेटू, और साथ में न्यालकोंडा, वेलकोंडा, ये वाला एरिया जहां पे पुष्पा रूल किया करता था, रेड सैंडलवुड, रेड चंदन, वो वाला एरिया आंध्रा के प्लेटू में मिलता है। तो आप लोग देख लेना एक बार ईस्टर्न वाला पार्ट, और नॉर्थ ईस्ट में जो मैप में दे रखा है वो वाला। मेघालय वाला मैं एक बार मैप में भी दिखा देता हूँ, छोटा नागपुर और वो तो मैंने दिखाया था, मेघालय वाला दिखा देता हूँ। तो ये वाला जो एरिया है इंडिया का, ये वाला ही है मेघालय, और इस वाले गैप को जहाँ पे बांग्लादेश मिलता है और वेस्ट बंगाल का पार्ट है, इस वाले एरिया को हम क्या कहते हैं, राजमहल गारो गैप या मालदा गैप। और यहाँ पर आप जब आगे जाओगे इस फिजिकल वाले मैप में, इस वाले एरिया में आपको गारो, खासी, जैंतिया, ये वाला पार्ट क्या है, राजमहल हिल। तो यहाँ पे देखेंगे ये गंगा आ रहा है, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, जमुना। तो बांग्लादेश में जैसे ही ब्रह्मपुत्र पहुंचती है इसे जमुना, और जब इससे गंगा रिवर मिल जाती है तो इसे पद्मा कह देते हैं। तो ये सारी रिवर इसको डिपॉजिट कर रही है, ये गारो हिल्स, ये खासी हिल्स, ये जैंतिया। और इन दोनों के बीच में आपको क्या दिखेगा, नौकरे पीक, और खासी और इसके बीच क्या मिलते हैं हमें, शिलोंग। और फिर उसके बाद मौसिनराम, जो हमने भी देखा कि भाई चेरापूंजी में सबसे ज्यादा है, ये वाला एरिया मौसिनराम है, और इसके पास में चेरापूंजी। इन सबसे हाईएस्ट रेनफॉल वाला एरिया कौन सा है, मौसिनराम, जहाँ पे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल होती है, तो वो एरिया का नाम है मौसिनराम। तो ये आज की क्लास थी, कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। कुछ पूछना है सृष्टि जी और नेहा जी? नो सर। चलिए समझ आया। एक बार मैप में जरूर देख लेना, और आउटलाइन मैप में जरूर इसको नोट कर लेना एक बार, फोटो वोटो बना के। नेहा जी आपको वॉइस आ रही है? नेहा जी वॉइस आ रही है नहीं? चलिए तो फिर मैं कैंसिल कर देता हूँ, नेहा जी को शायद